बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बगैर आपका प्रोसेस कॉस्टिंग जो है वो कंप्लीट नहीं होता, और जिसको हम कहते हैं EPU यानी कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट, जो आज हम लोगों ने पढ़ना है और डिटेल में पढ़ना है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट फीफो मेथड से कैसे निकलता है, एवरेज मेथड से कैसे निकलता है, नॉर्मल लॉस आ जाए तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट में, या एबनॉर्मल लॉस आ जाए तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट के अंदर। तो आज बच्चों ये हम लोगों ने सारी चीजें जो है वो डिस्कस करनी है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। बहुत मुश्किल से हम लोग वीडियो बनाते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो अगर अच्छे लगी तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का जो टॉपिक होने जा रहा है वो होने जा रहा है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट के अंदर, इसको हम EPU भी कहते हैं, EPU भी कहते हैं। अब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट या EPU क्या होता है? EPU या इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट का मतलब होता है कि कितने यूनिट्स के ऊपर आपने काम किया, इस ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड पर कितने यूनिट्स पर आपने काम किया है, उसको आप कहते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। एक आसान सी एग्जांपल लेता हूं मैं। सपोज करो कि आपके पास जो है वो 10 एप्पल्स है, 10 सेब है आपके पास, ठीक है, और उन 10 एप्पल्स में 5 एप्पल्स जो है वो आपने पूरे खा लिए, कंप्लीट, कुछ नहीं छोड़ा, 5 के 5 आपने पूरे के पूरे खा लिए। अच्छा, फिर उसके बाद जो है बाकी कुछ 4 एप्पल्स ऐसे थे जो आपने पूरे नहीं खाए। 5 एप्पल्स थे आपके पास, 10 एप्पल्स थे आपके पास टोटल, 10 में से 5 आपने पूरे खा लिए और 4 आपने अभी तक आधे आधे खाए। सपोज कर लेते हैं कि कितने कितने खाए, आधे आधे, हाफ हाफ खाए हमने। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल मैंने कितने एप्पल्स खाए होंगे, तो 5 तो ये मैंने खाए हैं और इन 4 में से मैंने आधे आधे खाए हैं, मतलब कि 2 एप्पल्स मैंने खाए होंगे। तो टोटल जो मैंने एप्पल खाए हैं वो मैंने कितने खाए हैं? 7 खाए हैं। टोटल 10 में से कितने खाए हैं? 7 खाए हैं। इसको आप कहते हो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। ये यानी कि ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड आपने कितने यूनिट्स के ऊपर काम किया, कितने यूनिट्स के ऊपर काम किया, इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। ये एप्पल वाली एग्जांपल याद रखना कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि भाई उस टाइम पीरियड पे कितने यूनिट्स पे हम काम कर रहे हैं। कुछ यूनिट्स होते हैं जिस पे हम कंप्लीटली काम कर चुके होते हैं, जो फिनिश गुड में ट्रांसफर हो चुके होते हैं। कुछ यूनिट्स ऐसे होते हैं कि जो मटेरियल वाइज अभी हमारे कंप्लीट नहीं हुए, तो उसके ऊपर 50% हमने वर्क किया होता है, 50% अभी वो इनकम्प्लीट होते हैं। कन्वर्जन वाइज अगर देखा जाए, यानी कि लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड वाइज अगर देखा जाए, तो उनके ऊपर हमने 60% सपोज कर लो कि काम किया हुआ है और बाकी अभी काम रहता है, तभी वो यूनिट्स कहाँ हैं? हमारे वर्क इन प्रोसेस में। तो आपको टोटल देखना पड़ता है कि एवरेज आपने ओवरऑल कितने यूनिट्स के ऊपर इस टाइम पीरियड पे काम किया है, इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। तो अब ये निकलता किस तरीके से, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, चलिए अब वो चलते हैं। फीफो मेथड से और एवरेज मेथड से मैं सेपरेटली आप लोगों को करके दिखाऊंगा कि फीफो मेथड से किस तरीके से किया जाता है, एवरेज मेथड से किस तरीके से किया जाता है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट जब ये हमारा चैप्टर, ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम CPR की तरफ जाएंगे, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट जो है वो किस तरीके से बनाई जाती है, तो डिटेल में हम लोगों ने पढ़ना है। तो देखते हैं, देखो आप लोगों के सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ रहा है। इस क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि हमने क्या क्या करना है। टॉपिक हमारा क्या है कि हमने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट फीफो से भी करना है, एवरेज से भी करना है। नॉर्मल लॉस आ जाए तो उसका क्या ट्रीटमेंट है, और अगर एबनॉर्मल लॉस आ जाए तो उसका क्या ट्रीटमेंट है, और ये होता क्या है, ये भी थोड़ा बहुत इसका कंसेप्ट लेंगे। और इसके ऊपर मैं अलग से भी लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा कि नॉर्मल लॉस क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, नॉर्मल गेन क्या होता है, एबनॉर्मल गेन क्या होता है। तो क्वेश्चन में रीड कर रहा हूं, अभी हम जस्ट यूनिट्स के ऊपर बात कर रहे हैं क्योंकि हमें EPU करना है। EPU में जस्ट हम यूनिट्स के ऊपर बात करते हैं, हम कॉस्ट के ऊपर बात नहीं करते कि कितनी कॉस्ट लगा रहे हैं, मटेरियल कितना लगा रहे हैं, वो हमारा कोई कंसर्न नहीं है। हमने जस्ट ये देखना होता है कि कितने यूनिट्स हैं हमारे, कितने यूनिट्स हमारे पास ओपनिंग में हैं, कितने यूनिट्स हमारे पास एंडिंग में हैं, कितने यूनिट्स हमने स्टार्ट किए हैं, कितने यूनिट्स हमने कंप्लीट किए हैं, तो उन चीज़ों को देख रहे होते हैं। अब जैसे सपोज करो कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो ओपनिंग यूनिट्स हैं,
इन प्रोसेस, ओपनिंग यूनिट्स इन प्रोसेस है हमारे पास 4000, 4000 हमारे पास ओपनिंग में यूनिट्स हैं। और 50% कंप्लीट है वो मटेरियल वाइज और 60% कंप्लीट है कन्वर्जन वाइज। यानी कि जो मटेरियल वाइज वो कंप्लीट है वो है हमारे पास 50%, और कन्वर्जन वाइज, कन्वर्जन किसे कहते हैं हम, कन्वर्जन कहते हैं हम डायरेक्ट लेबर को और फैक्ट्री ओवरहेड को। तो कन्वर्जन यानी कि जो आपके गुड्स को कन्वर्ट करता है फिनिश गुड में, तो वो आपकी दो कॉस्ट होती हैं, एक होता है डायरेक्ट लेबर और एक होता है फैक्ट्री ओवरहेड। तो कन्वर्जन वाइज वो 60% हमने उन पर काम कर रखा है ओपनिंग में। ओपनिंग में टोटल हमारे पास 4000 यूनिट्स है, मटेरियल वाइज वो 50% कंप्लीट है और कन्वर्जन वाइज वो है कितना परसेंट, 60%। फिर उसके बाद हमने यूनिट स्टार्ट किए हैं और 10,000 यूनिट्स नए और स्टार्ट किए। 4000 हमारे पास पहले से ही रखे हुए थे ओपनिंग में, जो जिनके ऊपर हम काम कर रहे थे, और 10,000 यूनिट्स हमारे पास नए और इनटेक हुआ है हमारे पास, या इनपुट हुआ है 10,000 यूनिट्स का। फिर एंडिंग यूनिट्स इन प्रोसेस है हमारे पास 5000, यानी कि अब जब हमारा पीरियड एंड हो रहा है तो अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5000 यूनिट्स एंडिंग में रखे हुए हैं। टोटल हमारे पास 14000 यूनिट्स थे, 4000 हमारे पास ओपनिंग में थे और 10,000 यूनिट्स जो हैं वो हमने क्या कर लिए थे, नए स्टार्ट किए थे। तो टोटल हमारे पास 14000 हो गए थे। उन 14000 में से अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एंडिंग में कितने रह गए, 5000 यूनिट्स हैं, जो कि 100% कंप्लीट है मटेरियल वाइज। अगर देखा जाए तो मटेरियल वाइज वो 100% कंप्लीट है और कन्वर्जन वाइज वो कितना परसेंट कंप्लीट है, 70% कंप्लीट है। ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। अब इसका हमने क्या निकालना है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। ये 70% कंप्लीट है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट पहले हम फीफो से करेंगे, उसके अंदर अगर नॉर्मल लॉस आ जाए या नॉर्मल लॉस आ जाए तो उसको कैसे करना है वो भी देखेंगे, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एवरेज मेथड से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो अभी बच्चों मैं निकालने लगा हूं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट, और किस मेथड से मैं कर रहे हैं, फीफो मेथड से कर रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ज़्यादा चेंज नहीं होता, नॉमिनल से चेंज होता है। तो ये हमने स्टार्ट किया है। अब इसमें देखो बेटा, अब मैं 3 कॉलम्स बना लूँगा। एक कॉलम मेरा बनेगा मटेरियल का, और एक कॉलम मैं बनाऊंगा लेबर और एफओएच का। 3 कॉलम बना लो सेपरेटली, अलग अलग तो अच्छी बात है। हाँ, अगर ऐसा हो रहा हो ना कि परसेंटेज एक ही हो, इस क्वेश्चन के अंदर तो आपको दो परसेंटेजेस दे रहे हैं, मटेरियल वाइज अलग परसेंटेज दे रहे हैं, कन्वर्जन वाइज अलग परसेंटेज दे रहे हैं। तो इस वजह से मैंने क्या किया है कि सेपरेट कॉलम्स बनाए मटेरियल, लेबर और एफओएच के। अगर ऐसा होता है कि एक ही परसेंटेज दी जा रही होती, जैसे आपको कहते हैं कि ओपनिंग यूनिट्स इन प्रोसेस 4000, 50% कंप्लीट, तो अब आपको नहीं बता रहे कि मटेरियल वाइज कितना है, कन्वर्जन वाइज कितना है, जस्ट फिर भी आप एक कॉलम बनाओगे। लेकिन अगर आपको सेपरेटली परसेंटेजेस दी जा रही हैं तो फिर बेटा आप लोगों को अलग अलग कॉलम बनाने हैं, मटेरियल का अलग बनाना है, लेबर का अलग बनाना है और एफओएच का अलग बनाना है। अब इसमें आप क्या करोगे बेटा, सबसे पहले आप देखते हो कि यूनिट्स आपने कितने कंप्लीट किए, यूनिट्स कंप्लीट या ट्रांसफर। देखो कभी कभार ऐसा हो रहा होता है, समझने की कोशिश करना, कि कभी कभार यूनिट्स आप कंप्लीट करते हो, कभी कभार यूनिट्स आप आगे ट्रांसफ़र करते हो। 2 कंडीशंस होती हैं। अगर जैसे लेट सपोज आपका फाइनल डिपार्टमेंट है, ठीक है, और यहीं पर ही आप यूनिट्स कंप्लीट कर लेते हो और फिर आप अपने जो है वो सेल्स आउटलेट पे दे देते हो और वहाँ पे सेल हो जाते हैं, तो वो तो आप क्या कर रहे हो, यूनिट्स को कंप्लीट कर रहे हो। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आपके बाद भी एक और प्रोसेस होता है, प्रोसेस ए में आप खड़े हुए हो, तो अब आप कंप्लीट नहीं कर रहे, अब आप ट्रांसफ़र कर रहे हो। वो प्रोसेस बी में यूनिट्स जाएंगे, फिर वो कंप्लीट करेगा और फिर वो सेल्स आउटलेट में भेजेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब प्रोसेस ए की तरफ से प्रोसेस बी को यूनिट्स ट्रांसफ़र होंगे। तो कभी कभार अगर आपके पास आगे कोई डिपार्टमेंट नहीं है या अगर आगे कोई प्रोसेस नहीं है तो फिर आप यूनिट्स क्या कर रहे हो, कंप्लीट कर रहे हो। लेकिन अगर आपके पास आगे कोई डिपार्टमेंट है या आगे कोई प्रोसेस है तो फिर आप लिखते हो यूनिट्स ट्रांसफ़र आउट, या कितने यूनिट्स आप आगे ट्रांसफ़र कर रहे हो। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो है वो यूनिट कंप्लीट या यूनिट ट्रांसफ़र आउट नहीं दिया हुआ था, तो कोई इशू नहीं है, मैं निकाल लूँगा। अगर आपको भी क्वेश्चन के अंदर ना दिया जा रहा हो यूनिट कंप्लीट आपने कितना किया है, ये यूनिट आपने कितने ट्रांसफ़र आउट किए, तो उसका प्रोसीजर क्या होता है बेटा देख लो। सबसे पहले आप लिखते हो कि आपके पास ओपनिंग में कितने यूनिट्स है। तो ओपनिंग में जो हमारे पास जो यूनिट्स थे
वो कितने थे, 4000 थे। फिर आप इसमें ऐड कर लो कि यूनिट आपने स्टार्ट कितने किए। तो बेटा यूनिट जो हमने स्टार्ट किए हैं वो कितने किए, 10,000 यूनिट स्टार्ट किए। तो टोटल आपके पास कितने यूनिट्स हो गए, 14,000 यूनिट्स हो गए, 14,000 हमारे पास यूनिट्स टोटल हो गए। फिर हम इसमें से लेस करते हैं एंडिंग यूनिट्स, कि एंडिंग में हमारे पास यूनिट्स इन प्रोसेस कितने थे, एंडिंग यूनिट्स कितने थे। तो एंडिंग यूनिट्स हमारे पास थे टोटल 5,000 क्वेश्चन में। तो इसको आप माइनस कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितने यूनिट्स आपने ट्रांसफ़र किए या कंप्लीट किए। तो वो हमने कितने किए, 9,000 किए। तो इस तरीके से आप लिखते हो कि अगर यूनिट कंप्लीट या यूनिट ट्रांसफ़र आउट आपको क्वेश्चन में ना बताया जा रहा हो तो मेरे बच्चों आप लोगों ने इस तरीके से निकाल लेना है कि ओपनिंग में आप यूनिट्स को ऐड करोगे, टोटल यूनिट्स आ जाएंगे आपके पास, फिर एंडिंग के यूनिट्स आप क्या कर दोगे, माइनस, तो आपके पास यूनिट कंप्लीट और ट्रांसफ़र आउट हो जाएगा। हाँ, अगर आपको क्वेश्चन में दिया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर ये वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं यहाँ पर ऊपर EPU में 9,000 यूनिट्स लिखूंगा जो मैंने अभी निकाले। तो 9,000 मैंने यहाँ पे लिखा, मटेरियल वाइज भी, लेबर वाइज भी कितना है 9,000, और FOH वाइज भी कितना है मेरा 9,000। फिर उसके बाद बेटा मैंने क्या करना है, इसमें से लेस कर देना है यूनिट इन प्रोसेस ओपनिंग, के ओपनिंग के जितने भी यूनिट्स हैं वो मैं माइनस कर दूंगा। अब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ओपनिंग में जो यूनिट्स थे वो कितने थे, 4,000 थे। अभी मैं परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन नहीं देख रहा कि कितना परसेंट कंप्लीट है, कितना परसेंट इनकम्प्लीट है, अभी मैं वो नहीं देख रहा। तो जस्ट जितने यूनिट्स हैं हमारे पास ओपनिंग में उनको मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। 4,000 यहां पर भी माइनस कर दिए, 4,000 मैंने यहां पर भी माइनस कर दिए, और 4,000 मैंने यहां पर भी क्या कर दिए, माइनस कर दिए। तो अब हमारे पास जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 5,000 और 5,000। ठीक है, तो बेटा क्या करना है, आपने सबसे पहले जितने यूनिट्स आपने कंप्लीट किए या ट्रांसफर आउट किए वो लिखोगे। फिर उसके बाद जितना आपके पास ओपनिंग में यूनिट्स है उनको आपने क्या कर देना है, माइनस। ओपनिंग का जितना भी यूनिट्स है आपने क्या कर देना है, माइनस। अब दो चीजें आप इसमें ऐड करोगे, फीफो मेथड चल रहा है, तो अब दो चीजें आपने क्या करनी है मेरे बच्चों, इसमें ऐड करनी है, ऐड करनी है दो चीजें। एक यूनिट इन प्रोसेस एंडिंग, इसको आपने ऐड करना। अब इसको गौर से सुनना कि कैसे ऐड करना है। ये जितना परसेंट कंप्लीट है उतना आपने ऐड करना है। सिर्फ बच्चे गलती कर जाते हैं कि जितने भी एंडिंग के यूनिट्स है, जैसे मैंने ओपनिंग के यूनिट टोटल क्या कर दिए, माइनस कर दिए ना, ऐसा नहीं करना। नीचे कि आपने क्या करना है, ऐड करना है यूनिट इन प्रोसेस एंडिंग। अब ये जितना परसेंट कंप्लीट है ना, जस्ट वो आपको ऐड करना है, मटेरियल वाइज भी, लेबर वाइज भी और FOH वाइज भी। अब जैसे कि देखो एंडिंग के बारे में वो आपको इंफॉर्मेशन दे रहे थे कि एंडिंग के बारे में वो आपको बता रहे थे कि ये 100% कंप्लीट है मटेरियल वाइज एंड 70% कंप्लीट है कन्वर्जन वाइज। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो मटेरियल वाइज और कन्वर्जन वाइज दो परसेंटेजेस उसने हमें दी हुई हैं, तो वो मैंने क्या करना है, ऐड करना है जितना जितना परसेंट कंप्लीट है। एंडिंग के यूनिट्स टोटल कितने हैं, एंडिंग के यूनिट्स हैं हमारे पास 5,000, तो मैंने यहां पे लिखा 5,000, यहां पर भी मैं लिख रहा हूं 5,000। अब मटेरियल वाइज तो 100% कंप्लीट है, ये मैं लिख के दिखा रहा हूं, वैसे करने की जरूरत नहीं है। 100% 5,000 का 100% निकालोगे तो कितना आएगा, 5,000 ही आएगा। अच्छा, कन्वर्जन का अगर हम देखें तो कन्वर्जन जो है वो हमारी 70% कंप्लीट है। तो कन्वर्जन का अगर मैं 70% निकालता हूं, कन्वर्जन का अगर मैं 70% निकालता हूं तो वो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 3,500। तो 3,500 में मटेरियल में भी लिख रहा हूं, लेबर में भी लिख रहा हूं और फैक्ट्री ओवरहेड में भी लिख रहा हूं। तो इस तरीके से करना है बेटा कि जितना परसेंट कंप्लीट है वो लेकर जाना है। मटेरियल जैसे 100% कंप्लीट था तो मैं पूरा का पूरा 5,000 ले गया। कन्वर्जन जैसे कि 70% कंप्लीट था तो मैंने क्या किया, 5,000 का 70% निकाला, और निकालने के बाद फिर मैं लेके गया हूं। ये आपने क्या करना है, ऐड करना है। अगर मैं इसमें ऐड कर लेता हूं
5,000 में 5,000 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000। और जो है लेबर में अगर करेंगे तो ऐड 8,500, 8,500 और 8,500। पहला एपीयू का प्रोसेस क्या था, आपने सिर्फ क्या किया कि आपने जो है वो ओपनिंग के माइनस कर दिए जितने भी यूनिट्स थे, फिर उसके बाद आपने क्या किया है एंडिंग लेकर आए हो, एंडिंग जितना परसेंट कंप्लीट था वो आपने क्या कर दिया ऐड कर दिया। अब इसमें एक और चीज आखिरी फाइनल ऐड करोगे वो है यूनिट इन प्रोसेस ओपनिंग। ओपनिंग के जितने यूनिट्स हैं वो आप ऐड कराओगे। अब एंडिंग में क्या था, जितना जितना परसेंट कंप्लीट था वो आपने क्या किया है ऐड किया है। अब ओपनिंग में क्या होगा, ओपनिंग में सुन लेना बेटा छोटी सी बात, ओपनिंग में क्या होगा, ओपनिंग के अंदर जितना परसेंट इनकम्प्लीट है वो आपने ऐड करवाना है। ओपनिंग के अंदर जितना परसेंट इनकम्प्लीट है वो आपने ऐड करवा। नई बात समझ में, देखो मैं भी समझाता हूं, कोई मसला नहीं है, आराम से समझो, लेकिन सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ओपनिंग के आपके पास कितने यूनिट्स हैं, ओपनिंग के आपके पास जो है वो टोटल है 4,000 यूनिट्स। क्वेश्चन में हमें बता रहे थे कि ओपनिंग में हमारे पास 4,000 यूनिट्स हैं, तो मैंने ये लिखा 4,000 यूनिट्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब मटेरियल वाइज और कन्वर्जन वाइज, मटेरियल वाइज जो है वो है हमारे पास 50% और कन्वर्जन वाइज वो है वो 60% कंप्लीट है। मटेरियल वाइज वो 50% कंप्लीट है और कन्वर्जन वाइज वो 60% कंप्लीट है। तो परसेंटेज ऑफ इनकम्प्लीट क्या होगा, एक चीज 50% कंप्लीट है तो इनकम्प्लीट कितनी होगी 50%। तो अगर इनकम्प्लीट की अगर हम बात करते हैं तो कितना है 50% मटेरियल वाइज, और कन्वर्जन वाइज अगर एक चीज 60% कंप्लीट है सॉरी, तो इनकम्प्लीट कितनी होगी 40%, ठीक है। तो यहां पर एक और भी तरीका है एपीयू निकालने का, मैं उस तरीके से नहीं निकाल रहा क्योंकि प्रोफेशनल लेवल में इसी तरीके से निकाला जाता है, तो बेटा इसी वजह से निकाल रहा हूं। ऐसे एडीसी और बीकॉम के अंदर इस तरीके से नहीं निकाला जाता, वो डायरेक्ट जो है वो ओपनिंग लेस करते हैं और एंडिंग को ऐड करते हैं, वो तरीकाकार जो है वो गलत है सॉरी। तो इसमें आपने क्या करना है, इसी पैटर्न को लेके चलना है कि जितना परसेंट आपका इनकम्प्लीट है वो लेकर जाओगे। अब जैसे ओपनिंग के अंदर मटेरियल हमारा 50% क्या है इनकम्प्लीट है और कन्वर्जन हमारा 40% क्या है इनकम्प्लीट है। हमेशा आपको क्वेश्चन के अंदर जो परसेंटेजेस दी जाएंगी वो कंप्लीट की दी जाएंगी। तो एंडिंग की तो जितनी कंप्लीट है वो ले जाओगे, एंडिंग की तो जितनी कंप्लीट है वो ले जाओगे, एंडिंग की तो जितनी कंप्लीट है वो ले जाओगे। लेकिन ओपनिंग का आपने जितना परसेंट वो बेटा इनकम्प्लीट है आपने उसको लेकर जाना है। ओपनिंग का जितना परसेंट इनकम्प्लीट है आपने उसको लेकर जाना है, ठीक है। तो ओपनिंग का कितना परसेंट इनकम्प्लीट है 50% और 40%। तो अब यहां पर सॉरी मटेरियल वाइज और कन्वर्जन वाइज 4,000 यूनिट से 50% इनकम्प्लीट है 50% कंप्लीट है, 4,000 यूनिट से 60% कंप्लीट है तो 40% क्या हुए वो इनकम्प्लीट हुए। सॉरी आज गला खराब है थोड़ा सा, क्या करें, लेकिन बनानी तो है वीडियो। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 2,000, इसको मैं क्या करूंगा बेटा ऐड, और उसके बाद यहां पर अगर 4,000 का 40% निकालता हूं तो 1,600 आ जाएगा मेरे पास, और इसको भी क्या करना है ऐड। और अगर मैं इसका टोटल कर लूंगा तो टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास 12,000, और ये कितना आ जाएगा 10,100, और फिर उसके बाद ये कितना आ जाएगा 10,100 सेम। तो इस तरीके से बेटा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट जो है वो निकाले जाते हैं फीफो मेथड से। अगर फीफो मेथड कर रहे होगे तो बेटा इस तरीके से निकालोगे, एवरेज से अलग तरीके से निकलता है, ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन ये अभी हमने क्या पढ़ा है फीफो मेथड पढ़ा है।
अब इस फीफो मेथड के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि नॉर्मल लॉस आ जाए, अगर एबनॉर्मल लॉस आ जाए तब क्या करना है। नॉर्मल लॉस क्या होता है और एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, पहले तो ये देख लो। नॉर्मल लॉस वो होता है जैसे लेट सपोज जो है वो अगर आप लोगों ने घर के अंदर कभी जो है वो दूध को बॉईल किया हो, तो अगर आप जो है वो 1 kg अगर मिल्क बॉईल कर रहे हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि बॉईल होने के बाद आपका दूध 1 kg ही रहेगा, 1 लीटर ही रहेगा। सॉरी, दूध के अंदर मेजरमेंट लीटर में होती है। तो आपका 1 लीटर अगर आप दूध बॉईल कर रहे हो और अगर बॉईल होने के बाद उसकी जो क्वांटिटी होगी वो 1 लीटर नहीं होगी, वो थोड़ा सा कम हो चुका होगा। इसको आप कहते हो नॉर्मल लॉस की रूटीन में है कि जो भी आप काम कर रहे हो, काम करने के बाद जैसे अगर आपने 10,000 यूनिट्स प्रोडक्शन में लगाए तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका आउटपुट भी 10,000 हो। नॉर्मल लॉस आपका होगा, कुछ एवोपरेशन के अंदर हो जाता है, कुछ आपकी जो है वो चीज़ें ख़राब भी होती होंगी, कुछ कटिंग के अंदर आपका निकलता होगा मार्जिन, कुछ जो है वो आपका फिनिशिंग के अंदर मार्जिन निकलता होगा। ठीक है, अगर एक कपड़ा जो है वो आप जो है वो उससे सूट बना रहे हो तो ऑब्वियसली बात है उस पूरे कपड़े का सूट तो नहीं बनता ना, तो कुछ ना कुछ कटिंग करके भी जो है वो उसमें जो है वो आपका वेस्टेज में चला जाता है। तो जितना आपका इनपुट होता है उतना आपका आउटपुट नहीं होता। आउटपुट क्या होता है, कम होता है थोड़ा सा। तो इसको आप कहते हो नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस किसे कहा जाता है, जो आपने इनपुट दिया और जो आपका आउटपुट है वो थोड़ा सा क्या है, कम है, तो वो आपका नॉर्मल लॉस में हो जाता है। अच्छा, अब एबनॉर्मल लॉस क्या होता है। एबनॉर्मल लॉस होता है कि अगर आपने इनपुट दिया, एक तो नॉर्मल लॉस का आपको पता है कि आपका अगर 10 लीटर अगर आप मिल्क बॉईल करोगे तो उसमें 1 लीटर आपका नॉर्मल लॉस होगा। नॉर्मल लॉस आपको पता होता है। एबनॉर्मल लॉस ये होता है कि जैसे अगर आप दूध बॉईल कर रहे थे और आपका हाथ लगा हो, वो बर्तन नीचे गिर गया और 4 लीटर आपका जाया हो गया, अब वो नहीं निकल सकता, तो इसको आप कहते हो एबनॉर्मल लॉस। कि एबनॉर्मल लॉस कोई गलती की वजह से, एक तो नॉर्मल है जो कंट्रोलेबल नहीं है, जो कि होना ही होना है। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, कंट्रोलेबल होता है लेकिन आपकी गलतियों की वजह से वो क्या हो जाता है, चीज लॉस में चली जाती है, उसको आप कहते हो एबनॉर्मल लॉस। जैसे कि मैंने आपको मिल्क की एग्जांपल दी, जैसे कपड़े की एग्जांपल लेते हैं कि आपने 10 सूट दिए और आपने कहा कि जो है वो इसको सीना है, दर्जी ने क्या किया, उसमें सीते वक्त 4 सूट खराब कर दिए, तो इसको आप कहोगे एबनॉर्मल लॉस। अब वो ठीक भी नहीं हो सकते सॉरी, तो इससे हम कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। एक होता है नॉर्मल लॉस और एक होता है एबनॉर्मल लॉस। कि 10 सूट में से कुछ थोड़ा सा कपड़ा जो है वो कटिंग के अंदर, फिनिशिंग के अंदर हमारा जाया होगा, वो है नॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस क्या होगा कि दर्जी ने वो 4 सूट क्या कर दिए, खराब कर दिए। तो अब उसमें आप कहां ले जाओगे उसको, एबनॉर्मल लॉस में। अब याद रखिएगा, अगर नॉर्मल लॉस आए, क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल इसी तरीके से ईपीयू आपका निकलेगा जैसे मैंने अभी निकाला। अगर नॉर्मल लॉस आए, कोई ट्रीटमेंट नहीं है उसका ईपीयू के अंदर, बस इग्नोर करोगे आप उसको, नॉर्मल लॉस को। अगर एबनॉर्मल लॉस आ जाए, तो जितने यूनिट्स एबनॉर्मल लॉस में गए हैं उनको आपने ऐड कर देना है, सिंपल। नॉर्मल लॉस आ जाए तो उसको आपने क्या करना है, इग्नोर, वो ईपीयू में नहीं जाएगा। नॉर्मल लॉस आ जाए तो उसको आपने क्या करना है, इग्नोर, उसको आपने ईपीयू में नहीं लेकर जाना। लेकिन अगर एबनॉर्मल लॉस आ जाए तो उसको आप, जितने यूनिट्स आपके एबनॉर्मल लॉस में गए उसको आप सिंपल क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। देखो सपोज करो, जैसे कि अगर वो आपको क्वेश्चन में कहते हैं कि नॉर्मल नहीं, एबनॉर्मल लॉस जो है वो 1000 यूनिट्स का है, तो जो आप ईपीयू निकाल रहे हो ना उसमें 1000 क्या कर लोगे, एंड में जाकर के ऐड कर लोगे। तो अब आपका ईपीयू 13,000 और यहां पर 11,100 और यहां पर 11,100 सॉरी, ये आपका कहलाता है एबनॉर्मल लॉस। तो अगर एबनॉर्मल लॉस आ जाए तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ईपीयू के अंदर ऐड किया जाता है, क्योंकि वो यूनिट्स हैं उनके ऊपर आपने काम किया है, उसको आप लेके जाओगे। नॉर्मल लॉस है तो आपने क्या करना है, उसको इग्नोर करना है, उसके यूनिट्स को आपने ईपीयू के अंदर चार्ज नहीं करना। तो ये बच्चों हमने ईपीयू निकाला है आज फीफो मेथड से। अब जो मैं नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा उसमें बच्चों हम ईपीयू निकालेंगे एवरेज मेथड से,
तो ये हमारा एवरेज मेथड वाला चलेगा। फिर उसके बाद हम CPR बनाना शुरू करेंगे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट जो है वो किस तरीके से बनाई जाती है। अगर मेरा पढ़ाना आप लोगों को अच्छा लगता है बेटा तो इसको जो है वो लाजमी लाइक कीजिएगा। बड़ी मेहनत करते हैं हम लोग आपके लिए, आपको कंटेंट देने के लिए। तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। सर उज़ैफ़ा अवान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह।